जो मामला सामने आया उसमें क्या कि दुष्यंत चौटाला जी ने सीधे रूप से आप पर आरोप लगाए थे कि उस प्रकरण में आपके घर पे बैठ करके कोई समझौता हुआ है, तो ऐसा भी मामला था। देखो, सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। लड़ाई तो इसी चीज की है। कईयों ने मुझे कहा कि आपको अभिमन्यु की तरह घेर लिया गया। नहीं मैडम, जैसे आपने वहाँ किया मेरे को अकेला दलित मत समझ लेना। मैं तो ये एक दलित की आइडेंटिफिकेशन आपने जो की वो उसका रीजन क्या था, उसका क्या कारण था? क्षेत्र उच्चाणा के विधायक हैं दुष्यंत चौटाला। पहले वहां से वो सांसद रहे हैं। उससे पहले उनके दादाजी वहां से विधायक रहे हैं। अपने क्षेत्र में बेटियों की बचाओ में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। और मैं समझती हूँ प्रदेश की मैं भी बेटी हूँ, मेरे खिलाफ जुट गए। नमस्कार, मैं हूँ आपका साथी प्रथम शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। मैं आज आपको जिस चर्चित चेहरे से रूबरू कराने जा रहा हूं वो है कांग्रेस की तेज तर्रार नेता गीता बुक्कल जी। पूर्व मंत्री हैं और झज्जर से कांग्रेस की विधायक हैं और इन दिनों यह चेहरा काफी चर्चित है। और वो चर्चित चेहरा हो भी क्यों ना, क्योंकि विधानसभा सत्र में हाल ही में जो विधानसभा सत्र संपन्न हुआ है उसमें इसी कांग्रेस की तेज तर्रार नेता ने सत्ता पक्ष के पसीने छुटा दिए। एक समय ऐसा भी आया जो हर मुद्दे पर यही कांग्रेस की नेता सरकार को घेरते हुए नजर आई और एक समय स्वयं मुख्यमंत्री को बीच बिचाव करके इनका आपस में जो है डिप्टी डिप्टी सीएम और इनका बीच में आपस में हस्तक्षेप करना पड़ा। मामला क्या था, इन्हीं मुद्दे को जानने के लिए हम बात करेंगे गीता बुक्कल जी से। मैडम, इन दिनों आप पूरे हरियाणा में छाए हुए हैं। हरियाणा विधानसभा का सत्र हाल ही में संपन्न हुआ है। इस विधानसभा सत्र के दौरान जिस प्रकार से आपकी सत्ता पक्ष के साथ नोकझोंक हुई और खास करके हरियाणा के डिप्टी सीएम के साथ आमने सामने जो आपका हुआ, वो पूरा मामला क्या है? देखिए, हरियाणा विधानसभा का सत्र, शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा था। और जैसे कि हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, बहुत सारे प्रदेश के ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि हमने बहुत ही तैयारी के साथ विधानसभा में उठाने का काम किया। हमारा ये प्रयास था कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ है, सत्ता पक्ष पूरी तैयारी करके आए और हमारे मुद्दों का जवाब देने का काम करे। जिसमें कि एचकेआरएम के तहत जो ये भर्ती कर रहे हैं, उस समय सीटी वाले, सीईटी वाले हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, हमारे यूथ हैं, टीजीटी की भर्ती का जो 7,000 बच्चों की रिजल्ट आना था, वो सब मामले हैं। बहुत सारे मामले, महिलाओं का सुरक्षा, बेटियों के प्रति जो स्कूलों में यौन शोषण हो रहा है उसका मुद्दा, बच्चे जो हमारे गुम हो रहे हैं, बेरोजगारी हमारा प्रदेश पार करता जा रहा है आंकड़े, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के चर्चा चल रही थी। एक मुद्दा जो है वो बेटियों के साथ जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जो कि सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ पर रक्षक-भक्षक बन रहे हैं। इस तरह का मुद्दा भी मैंने उस पर चर्चा की, जिस पर कि दुष्यंत चौटाला ने आरोप-प्रत्यारोप विधानसभा में लगाने का काम किया। मैंने भी मजबूती के साथ ये कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र का जो मामला है, उनको उसको गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि आरोप-प्रत्यारोप करने चाहिए। और मैंने मजबूती के साथ अपनी बात को कहने का पूरा प्रयास किया। मैडम, जो मामला सामने आया उसमें क्या कि दुष्यंत चौटाला जी ने सीधे रूप से आप पर आरोप लगाए थे कि उस प्रकरण में आपके घर पे बैठ करके कोई समझौता हुआ है, तो ऐसा भी मामला था? देखिए, उन्होंने आरोप लगाने का काम किया, उसका मैंने लिखित तौर पर भी मुंजवानी पूरी तरह से जवाब देने का काम कर दिया। अब ये मामला जो है, क्योंकि विधानसभा के अंदर इस तरह की गरमा-गरमाई ज़रूर होती है। हम लोग विपक्ष में, हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और इस पर विधानसभा की कमेटी का गठन हुआ है। मैंने अपना पक्ष विधानसभा के अध्यक्ष सदन के नेता को और विपक्ष के नेता को पूरी तरह से लिखित तौर पर भी दे दिया है कि इस मामले की बात तो है कि सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा का विषय था, जिसको कि हमने मजबूती से उठाने का काम किया। और आज भी मैं समझती हूँ कि उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने पटल पर जो झूठ बोला है और बहुत ही गलत बात है कि झूठ बोला, और इस चीज़ को लेकर मैंने पूरी तरह से विरोध जताने का काम किया। नहीं, सीएम साहब ने जैसे कहा कि मैं गीता की कसम उठाता हूँ, जो ना न्याय मिलेगा ऐसा होगा। ये चीज़ क्या लगता है कि आपको ऐसा कुछ होने वाला है कि सच्चाई सामने आ पाएगी? देखो, सच्चाई तो सामने आनी चाहिए, लड़ाई तो इसी चीज़ की है। कइयों ने मुझे कहा कि आपको अभिमन्यु की तरह घेर लिया गया। मैंने कहा कि मैं अभिमन्यु नहीं हूँ, मैं तो महाभारत में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था कि युद्ध कर, ये चिंता ना कर कि सामने कौन है। मैंने सच्चाई की लड़ाई लड़ने का काम किया। नहीं मैडम, जैसे आपने वहाँ किया मेरे को अकेला दलित मत समझ लेना। मैं तो ये एक दलित की आइडेंटिफिकेशन आपने जो की वो उसका रीज़न क्या था? उसका क्या कारण था उसका? देखिए, ऐसा है कि ये हमें सॉफ्ट टारगेट समझते हैं कि एक महिला है, दलित है और वो मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम था। मुद्दे तो बहुत सारे थे, मुद्दे पर तो मैंने बहुत ज़्यादा बोला भी था। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, इस चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस तरह का प्रयास करने की कोशिश की। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जो ढाल बनकर सामने नज़र आए और हमने कांग्रेस ने इन मुद्दों का पूरी तरह से सामना करने का प्रयास किया। और मैंने भी ये प्रयास किया, क्योंकि झज्जर की जनता ने पूछा,
पूरे आशीर्वाद देकर मुझे जी, जी। विधानसभा में भेजा है, आवाज़ उठाने के लिए और हम उस आवाज़ को उठा रहे थे और ये दबाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे कोरी दलित मत समझ लेना आप। मेरा झज्जर हल्का तो रिज़र्व है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने उनको केवल ये कहा कि मुद्दों की बात करो, मुद्दों का जवाब आप दो, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उस समय जहाँ पर वो शिक्षक सरकारी टीचर भी नहीं था, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई डीडीआर नहीं हुई। 2011 में मेरे घर पे कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई डीडीआर नहीं हुई। इतना बड़ा मुद्दा जो राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इतना बड़ा यौन शोषण का मुद्दा जो देश भर में गूंज रहा था, विधानसभा क्षेत्र उचाना के विधायक हैं दुष्यंत चौटाला। पहले वहाँ से वो सांसद रहे हैं, उससे पहले उनके दादाजी वहाँ से विधायक रहे हैं। अपने क्षेत्र में बेटियों की बचाओ में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा और मैं समझती हूँ प्रदेश की मैं भी बेटी हूँ, मेरे खिलाफ जुट गए, तो मैंने भी मजबूती से उसका जवाब देने का प्रयास किया। मैडम, आप प्रदेश की शिक्षा मंत्री रही हैं और स्कूलों में जैसे आपने इतना बड़ा मामला उठाया यौन शोषण का मामला, ये पूरे देश में अन्य प्रदेशों में बदनामी होती है ऐसे प्रकरण जो सामने आते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जो इस प्रकार के जो मामले होते हैं उसके लिए कठोर कदम किस तरह से उठाए जाने चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो ड्रॉप आउट रेट हुआ है, बहन-बेटियाँ हम केवल बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उसके लिखित तौर पे एडवोकेसी करने का काम करते हैं। वाक़ई में ही अगर बहन-बेटियाँ शिक्षण संस्थाओं में सुरक्षित नहीं हैं, वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित नहीं हैं, शिक्षा के क्षेत्रों में हम ये कहते हैं कि बहन बेटियों के लिए शौचालय नहीं है, बेटों के लिए भी शौचालय नहीं है। चिंता का विषय है कि इतने सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं में अच्छी सुविधाएँ देना, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कंपल्सरी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शिक्षण संस्थान जो हमारे शिक्षा के मंदिर हैं, वो सेफ हों, इसके लिए सरकार को पूरी तरह से प्रयास किए जाने चाहिए। अब जैसे लड़कियों के स्कूल में अगर इस तरह की शिकायत आती है तो जेंट्स टीचर को ना लगाया जाए। 2017 से लेकर 23 तक मान लीजिए वो प्रिंसिपल वहीं पर था, तो बीजेपी, जेजेपी वहाँ पर क्या करती रही, उनको क्यों नहीं पता चला? और इसी तरह से मैं समझती हूँ शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए बहन-बेटियाँ क्योंकि आज ड्रॉप आउट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको सेफ्टी सिक्योरिटी फ़ील नहीं हो रही है, इसके लिए सीसीटीवी कैमराज़ लगाए जाने चाहिए, हेल्पलाइन नंबर शुरू करने चाहिए, बॉक्सेज़ रखने चाहिए, लगातार एसएमसीज़ की जो मीटिंग है वो होनी चाहिए, पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए और बच्चों के साथ पूरी तरह से संवाद होते हुए केवल ना गीता का प्रचार-प्रसार किया जाए बल्कि मॉरल एजुकेशन पर भी पूरी तरह से अच्छी शिक्षा देने का काम करना चाहिए।